नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस विद पवन चैनल पर, जहां हम न सिर्फ आपके फाइनेंशियल दिमाग को मजबूत बनाते हैं, बल्कि आपकी सोच, भावनाओं और मानसिक मजबूती की भी परवाह करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की ऑडियो समरी जो उन लाखों लोगों की आवाज बन चुकी है जो हर छोटी बात पर ओवरथिंक करते हैं, जो रातों को सो नहीं पाते और जिनका दिल खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? नाम है ट्रैप्ड इन ओवरथिंकिंग, ब्रेक फ्री विद सेल्फ लव। और यकीन मानिए, ये समरी सिर्फ एक किताब का सार नहीं है। ये एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि कैसे आप अपनी ही सोच में कैद हो जाते हैं और कैसे बाहर निकल सकते हैं, सिर्फ सेल्फ लव से। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि 10वां पॉइंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर छू गया। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग का जाल। ये शुरू कैसे होता है? कभी कभी हम किसी एक बात पर इतना सोचते हैं कि वो सोच ही हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है। हम जागते हैं, सोचते हैं, सोते हैं, तब भी सोचते रहते हैं। मगर ये सब शुरू कहां से होता है? यही सवाल मेरे मन में भी था जब मैंने खुद को उस उलझन में पाया जहां हर चीज का जवाब तलाशते तलाशते मैं खुद को ही खो बैठा। ओवरथिंकिंग कोई अचानक शुरू होने वाली आदत नहीं होती। ये धीरे धीरे पलता है। हमारे बचपन की छोटी छोटी बातों से, स्कूल की परीक्षाओं के डर से, रिश्तों में ठुकराए जाने से, या समाज की उन उम्मीदों से जो हमें हर वक्त साबित करने पर मजबूर करती है। हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश में जब हम हर फैसले से पहले क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछने लगते हैं, तब वो सोच धीरे धीरे शक में बदल जाती है। और यही शक समय के साथ आत्मविश्वास को चुपचाप निगलने लगता है। मैंने महसूस किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने भीतर की आवाज को सुनने से डरते हैं, इसलिए हम दूसरों की बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। क्या सोचेगा समाज? क्या कहेगा परिवार? क्या समझेगा साथी? इसी चक्कर में हम अपने ही विचारों की कैद में कैद हो जाते हैं। असल में ओवरथिंकिंग एक जाल नहीं है जिसे किसी और ने बिछाया हो। ये वो जाल है जिसे हम अपने ही डर, असुरक्षा और अनुभवों से बुनते हैं। और सबसे बुरा ये होता है कि हम ये मान बैठते हैं कि यही जिंदगी है। बस सोचते रहो, डरे रहो और आगे बढ़ने की हिम्मत मत करो। मगर सच्चाई ये है कि हम इस जाल से बाहर आ सकते हैं जब हम पहचाने कि हमारी सोच हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा मार्गदर्शक बन सकती है। जरूरत है सिर्फ उसे सही दिशा देने की और सबसे पहले खुद से ईमानदारी से बात करने की। ओवरथिंकिंग का पहला इलाज है ये स्वीकार करना कि हम सोच में डूबे हुए हैं, क्योंकि जब तक हम मानते नहीं तब तक हम बदलते नहीं। चैप्टर 2, हमारे दिमाग का दुश्मन। क्या होगा अगर? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर सब मुझ पर हंसे? क्या होगा अगर मैंने किसी को दुखी कर दिया? ये 3 शब्द, क्या होगा अगर, इतने मासूम लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी आत्मा को निगलने लगते हैं। मैंने खुद को इन सवालों में बार बार उलझते देखा है। ये सवाल बाहर से नहीं आते, ये हमारे अपने भीतर की गहराइयों से जन्म लेते हैं, डर और असुरक्षा के गर्भ से। हम सबने कभी न कभी भविष्य को लेकर चिंता की है, लेकिन जब यही चिंता हमारे हर कदम को रोकने लगे तो वो चिंता नहीं, मानसिक कैद बन जाती है। और यही वो जगह है जहां से ओवरथिंकिंग का दूसरा बड़ा चेहरा सामने आता है, अनिश्चितता का भय। मुझे याद है, मैं कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचता था। मन में लगातार एक ही सवाल घूमता रहता, अगर मैं ये करूं और सब गलत हो जाए तो? ये अगर का डर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि हम किसी भी निर्णय को लेकर सहज महसूस ही नहीं कर पाते। समस्या ये नहीं है कि हम सोचते हैं, समस्या ये है कि हम नतीजों की कल्पना में इतने डूब जाते हैं कि वर्तमान की संभावनाएं देख ही नहीं पाते।
धीरे धीरे मैंने ये समझा कि जिंदगी को लेकर हमारी सोच हमेशा काबू में नहीं हो सकती। कई बार चीजें हमारे अनुसार नहीं होंगी और ये स्वाभाविक है। मगर हर परिस्थिति में खुद को दोष देना या सबसे खराब नतीजा मान लेना, ये आत्मनाश की दिशा है। मैंने अपने मन से कहना शुरू किया, जो होगा देखा जाएगा। पहले कदम तो बढ़ा और ये एक वाक्य मेरे जीवन को बदलने लगा। हमेशा सबसे बुरे की तैयारी करना हमें मजबूत नहीं बनाता, ये हमें भीतर से खोखला कर देता है। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। हमें इस क्या होगा अगर को जो भी होगा मैं संभाल लूंगा में बदलना होगा। हमारा दिमाग बहुत ताकतवर है, बस जब हम उसे भय से भर देते हैं तब वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मगर जब हम उसे आत्मविश्वास से भरते हैं वो हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। चैप्टर 3, भावनाओं को समझना सीखो, दबाना नहीं। एक समय था जब मुझे लगता था कि रोना कमजोरी है, गुस्सा करना गलत है और डर बस उन लोगों को होता है जो कमजोर दिल वाले होते हैं। इसलिए मैंने अपनी भावनाओं को हमेशा दबाना शुरू कर दिया। हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, जबकि भीतर कुछ टूटता रहा और मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं टूट क्यों रहा हूं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे कहीं जाती नहीं है, वे भीतर ही भीतर सड़ने लगती है। और फिर एक दिन वही सड़ी हुई भावनाएं ओवरथिंकिंग बनकर हमारे सिर में गूंजने लगती है, बार बार, बिना रुके। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम महसूस करने के लिए बने हैं। अगर हमें कभी ठुकराया गया हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। अगर किसी ने धोखा दिया हो तो गुस्सा आना सामान्य है। अगर कोई सपना टूट गया हो तो दिल टूटना बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वो सब छुपा लेते हैं। हम दूसरों को ये दिखाते हैं कि हम ठीक हैं और सबसे ज्यादा हम खुद से झूठ बोलते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है, जिस दर्द को तुम महसूस नहीं करते वो हमेशा तुम्हारे भीतर जिंदा रहता है और वो दर्द ही बार बार सोचने के रूप में बाहर आता है। कभी नींद में, कभी अकेलेपन में, कभी खुद से नफरत के रूप में। मैंने धीरे धीरे सीखा कि भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर दुख है तो उसे जी भर के रो लेना चाहिए। अगर गुस्सा है तो उसे समझना चाहिए कि वो क्यों आया। जब हम अपनी भावनाओं के दोस्त बनते हैं तभी हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने भीतर के सच से भागते हैं। हम बाहर से शांत दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर ज्वालामुखी फूट रहा होता है। अगर वाकई आजादी चाहिए तो उस भीतर की आग को पहचानो, उसे शब्द दो, आवाज दो। क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं को नहीं समझेंगे तब तक आपका दिमाग उन्हें बार बार सोचकर दोहराता रहेगा। भावनाओं को महसूस करो, क्योंकि वही तुम्हें इंसान बनाती है। उन्हें अपना सबसे बड़ा डर मत बनाओ, उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। चैप्टर 4, परफेक्शन की आदत, सबसे बड़ा जहर। कुछ साल पहले तक मैं हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करता था। लिखना हो, बोलना हो, कपड़े पहनना हो या रिश्ते निभाना, हर जगह एक ही डर था, कहीं कोई मुझमें कमी ना निकाल ले। ये डर मुझे लगातार धकेलता रहा, बेहतर बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद से नफरत करने के लिए। क्योंकि जब आप हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तब हर छोटी सी चूक भी एक बहुत बड़ा अपराध लगती है। शुरुआत में परफेक्शनिज्म एक अच्छी आदत लगता है, जैसे कि आप मेहनती हैं, जिम्मेदार हैं। लेकिन धीरे धीरे ये आदत एक जहरीले बोझ में बदल जाती है, जहां आप कभी संतुष्ट नहीं होते। आपने कभी गौर किया है, जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो असल में आप खुद को स्वीकार करने से इनकार कर रहे होते हैं। आप हर बार ये संदेश दे रहे होते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं, मुझे और बेहतर बनना पड़ेगा, वरना कोई मुझे नहीं चाहेगा। और यही सोच ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। हर फैसला लेने से पहले हम 100 बार सोचते हैं, क्या ये सही होगा?
क्या ये सबसे अच्छा होगा? क्या सबको पसंद आएगा? और इसी सोच में हम उलझते जाते हैं। मैंने महसूस किया कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और जो दिखते हैं वो सिर्फ बाहर से दिखते हैं। अंदर से सब किसी न किसी डर, दर्द या कमजोरी से जूझ रहे हैं। परफेक्शन का पीछा करना ठीक वैसा है जैसे रेगिस्तान में पानी की तलाश। आप दौड़ते रहते हैं, लेकिन आपको कभी तृप्ति नहीं मिलती। मैंने खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं अपनी कमियों के साथ खुद को गले लगा सकता हूं? क्या मैं अधूरा होते हुए भी पूरा महसूस कर सकता हूं? और जब जवाब हाँ में आया, वहीं से मेरी असली आजादी शुरू हुई। हमें परफेक्ट नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है। और इंसान वो होता है जो गलतियां करता है, सीखता है, गिरता है और फिर उठता है। जब हम खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तभी हम ओवरथिंकिंग के जहर से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। चैप्टर 5, खुद से प्यार, आत्म प्रेम का पहला कदम। बहुत सालों तक मुझे यही लगता रहा कि खुद से प्यार करना एक स्वार्थी बात है। हम दूसरों के लिए अच्छे बने, उनकी मदद करें, उन्हें खुश रखें, यही सिखाया गया। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर तुम खुद से टूट चुके हो तो दूसरों को क्या दोगे। मैं दूसरों को खुश करने में इतना खो गया था कि खुद के दर्द, थकान और टूटन को पहचानना ही भूल गया था। और यही वो जगह थी जहां से ओवरथिंकिंग की असली जड़ें शुरू हुई। हर बार जब मैंने खुद को नजरअंदाज किया, हर बार जब मैंने अपनी जरूरतों को बाद में टाल दिया, मैं धीरे धीरे खुद से दूर होता चला गया। आत्म प्रेम कोई शायराना शब्द नहीं है, ये जीने की बुनियाद है। जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपके भीतर हमेशा एक खालीपन रहता है, जिसे आप दूसरों से भरवाने की कोशिश करते हैं। और जब वो भर नहीं पाते तो आप टूटते हैं, सोचते हैं और बार बार उसी सोच में उलझ जाते हैं। खुद से प्यार करना मतलब है अपनी गलतियों को माफ करना, अपनी कमियों को अपनाना और खुद से हर रोज कहना, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो। मुझे याद है, एक दिन मैं आईने में खुद को देख रहा था। चेहरा थका हुआ, आंखें सूनी, और मैं बस रो पड़ा। वो आंसू किसी और के लिए नहीं थे, वो खुद के लिए थे, क्योंकि सालों बाद पहली बार मैंने खुद को देखा था। सच में गहराई से देखा था। उस दिन के बाद से मैंने एक छोटा सा वादा किया, हर दिन खुद से एक बात करूंगा। कभी माफी मांगूंगा, कभी सराहूंगा, लेकिन खुद से दूर नहीं जाऊंगा। आज जब भी मैं कुछ सोचने में उलझ जाता हूं, खुद को याद दिलाता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और को खुश करना नहीं है, बल्कि खुद को समझना और संभालना है। आत्म प्रेम कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, और इस सफर की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से एहसास से होती है। मैं भी मायने रखता हूं। चैप्टर 6, ओवरथिंकिंग से निकलने की रणनीति, माइंडफुलनेस। हमारा मन दो जगह सबसे ज्यादा भटकता है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल की चिंता में। और इसी भटकाव के बीच हम अपने आज को खो देते हैं। मैं भी यही करता रहा। जो हो चुका उस पर अफसोस करता रहा, जो आने वाला है उसकी कल्पनाओं में खोया रहा, लेकिन जो पल सामने था वो कभी जिया ही नहीं। यही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा खेल है। वो तुम्हें वर्तमान से डिस्कनेक्ट कर देता है। तुम्हारा शरीर यहां होता है, लेकिन मन कहीं और जब मन और शरीर साथ न हो तो हर चीज अधूरी लगती है, जैसे कोई जीवन में स्थायी नहीं। फिर मेरी मुलाकात हुई एक सरल से शब्द से, माइंडफुलनेस, जिसका मतलब था जो इस वक्त चल रहा है बस उसे महसूस करना। न कल का पछतावा, न कल की चिंता, बस इस पल की सच्चाई। शुरुआत में मुश्किल लगा, मन बार बार भटकता था, लेकिन जब मैंने छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए, जैसे कि आंखें बंद करके सिर्फ सांसों को महसूस करना या खाने के हर निवाले को ध्यान से चखना, तब पहली बार समझ आया, मौन में भी शांति होती है। माइंडफुलनेस ने मुझे सिखाया
कि हर विचार को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ विचार बस आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए बहने दो तो वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते। मैंने महसूस किया कि जब हम हर चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं, हर सोच, हर डर, हर सवाल, तब हम थक जाते हैं। लेकिन जब हम उसे आने और जाने देते हैं, तब हम हल्के हो जाते हैं। माइंडफुलनेस ने मेरी सोच को दिशा दी। अब जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है, मैं बस एक सांस लेता हूं और खुद से कहता हूं, यह भी बस एक विचार है, कोई हकीकत नहीं। ओवरथिंकिंग से निकलने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन माइंडफुलनेस एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे में रोशनी की तरह काम करता है। और एक बार जब तुम रोशनी देख लेते हो तो अंधेरे में खोना आसान नहीं होता। चैप्टर 7, सोच को कागज पर उतारो, जर्नलिंग का जादू। एक दिन मैं अकेला बैठा था, मन भारी था और सिर में लगातार विचारों का शोर था। किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन चुप भी नहीं रहा जा रहा था। तभी सामने पड़ी एक कॉपी पर नजर गई और मैं बस लिखने लगा, बिना सोचे, बिना रोके। जो मन में आया वो सब कागज पर उतरता चला गया। जब मैंने लिखना पूरा किया और पन्नों को देखा तो ऐसा लगा मानो मैं खुद को पहली बार सामने देख रहा हूं। वो बातें जिन्हें मैं किसी से कह नहीं पाया, वो भावनाएं जिन्हें मैंने खुद से भी छिपा रखा था, सब सामने थी, स्याही में डूबी हुई मगर सच्ची। यही होता है जर्नलिंग का जादू। जब मन बोझिल हो और शब्द अटक जाएं, तो कागज वो दोस्त बन जाता है जो बस सुनता है, बिना टोके, बिना ताने दिए। ओवरथिंकिंग में सबसे बड़ी तकलीफ यह होती है कि विचार बार बार सिर में घूमते हैं, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड हो जो रुकती ही नहीं। लेकिन जब आप इन्हीं विचारों को लिख देते हैं तो उनका असर कम हो जाता है, जैसे कोई तूफान था जो अब शांत हो चुका हो। मैंने जर्नलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। सुबह के कुछ मिनट जब दुनिया सो रही होती है, मैं खुद से मिलता हूं, एक पेन और कागज के जरिए। कोई नियम नहीं, कोई सही गलत नहीं, बस जो भीतर है वो बाहर आ जाए, यही काफी है। धीरे धीरे ये आदत एक दर्पण बन गई जो मुझे दिखाने लगा कि मैं किस बात पर बार बार सोचता हूं, किस डर को छिपा रहा हूं और किस खुशी को अनदेखा कर रहा हूं। जर्नलिंग ने मुझे अपनी भावनाओं का नक्शा दिया। अब जब भी उलझन होती है, मैं लिखता हूं और वो उलझन धीरे धीरे खुल जाती है। आपका कागज आपके मन का सबसे ईमानदार चित्र बना सकता है, बशर्ते आप खुद से छिपना बंद कर दें। हर वो विचार जो मन में घुट रहा है, उसे शब्दों में ढाल दो, क्योंकि जब तक तुम उन्हें बाहर नहीं लाओगे, वे अंदर ही अंदर तुम्हें खा जाएंगे। चैप्टर 8, टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूरी बनाना जरूरी क्यों है? कई बार जिंदगी में लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी मुस्कान की वजह नहीं, बल्कि चिंता की जड़ बन जाते हैं, मगर हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि उनसे रिश्ता रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी के नाम पर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते रहते हैं। मैं भी ऐसे कुछ रिश्तों में फंसा रहा, जहां हर बात पर मुझे गलत ठहराया गया, मेरे जज्बातों को नजरअंदाज किया गया, मेरी खामोशी को कमजोरी समझा गया और मेरे सच को नाटक कहा गया। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी, मैं खुद भी मान बैठा कि शायद गलती मेरी ही है। और यही वो मानसिक जहर है जो धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है। और फिर उसी जहर में डूबकर हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। क्या मैं सच में गलत था? क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? क्या मुझे इतना बुरा महसूस करना चाहिए? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स सिर्फ अब्यूजिव नहीं होते, वो भी होते हैं जो आपकी भावनाओं को छोटा समझें, आपकी चुप्पी का फायदा उठाएं और बार बार गिल्ट का बोझ आपको सौंपते रहें। मैंने सीखा, रिश्ते निभाने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आत्मा का गला घोंट दो। अगर कोई बार बार आपको ये महसूस कराता है कि तुम काफी नहीं हो, तो जरूरी है कि आप खुद को उस माहौल से अलग करें। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है,
अकेलापन डराता है, मगर यकीन मानिए, कुछ लोग आपकी जिंदगी से चले जाएं, तो मन सांस लेना सीखता है। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना कोई घृणा नहीं है, ये खुद से प्रेम का सबसे बड़ा कदम है। मैंने एक दिन खुद से कहा, अब और नहीं, मैं अब उस जगह नहीं रहूंगा जहां मुझे बार बार साबित करना पड़े कि मैं भी इंसान हूं। और उस दिन मैंने सच में खुद को आजाद किया। कभी कभी जरूरी होता है कि हम दरवाजा बंद करें, ताकि हमारी आत्मा को शांति मिल सके। याद रखो, हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, लेकिन खुद को बचाना हमेशा जरूरी होता है। चैप्टर 9, माफ करना सीखो, दूसरों को भी और खुद को भी। कुछ जख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो सालों तक भीतर सुलगते रहते हैं, और हम उन्हें सीने से लगाए रहते हैं, जैसे वो हमारी पहचान बन चुके हों। मैंने बहुत सालों तक लोगों को माफ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं उन्हें माफ कर दूंगा, तो जो दर्द उन्होंने दिया वो जायज हो जाएगा। मैं उस अन्याय को भुला नहीं सकता था और नहीं भूलना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, माफ करना किसी और को नहीं, खुद को आजाद करना होता है। जब तक आप माफ नहीं करते, तब तक आप उसी घटना में, उसी तकलीफ में फंसे रहते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार दुखी होते हैं। ओवरथिंकिंग की जड़ यही है। हम जिन बातों को जाने नहीं देते, वे हमारे अंदर दोहराई जाती है, और हर बार वो दर्द पहले से ज्यादा गहरा हो जाता है। माफ करना एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, आंसू बहते हैं और भीतर की दीवारें टूटती है। लेकिन जब वो दीवारें गिरती है, तब भीतर एक हल्कापन उतरता है, जैसे किसी ने वर्षों बाद हमारे कंधों से बोझ उतार दिया हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, खुद को माफ करना, क्योंकि हम दूसरों से तो नाराज रहते ही हैं, मगर सबसे ज्यादा नाराजगी हमें खुद से होती है। काश मैंने वो फैसला न लिया होता, काश मैंने उसे जाने न दिया होता, काश मैंने खुद को ज्यादा समझा होता। मैंने खुद को बहुत सालों तक दोषी ठहराया, हर गलत फैसले के लिए, हर टूटी उम्मीद के लिए। लेकिन एक दिन थक गया, और उस थकावट में एक आवाज आई, अब खुद को माफ कर दो, तुम इंसान हो। उस दिन मैंने खुद से कहा, तुमने जो किया उस वक्त तुम्हें वही सही लगा, और वो काफी है। और फिर जैसे एक दरवाजा खुल गया, भीतर शांति आने लगी। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो दिल को आजाद करती है और मन को शांत। इसलिए चाहे वो कोई और हो या खुद तुम, माफ करो ताकि आगे बढ़ सको। चैप्टर 10, एक नई शुरुआत, जहां तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनो। कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि हम खुद से ही डरने लगते हैं, खुद से बातें करना छोड़ देते हैं, आईने से नजरें चुराने लगते हैं, और जब अकेले होते हैं तो वही पुरानी आवाजें लौट आती हैं, तुमसे नहीं होगा, तुमने फिर गलती कर दी, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। मैंने ये सब सुना है, किसी और से नहीं, अपने ही भीतर से। और यकीन मानिए, जब आप खुद के दुश्मन बन जाते हैं, तो दुनिया का कोई सहारा भी आपको राहत नहीं दे सकता। लेकिन इस सफर में मैंने एक चीज सीखी, अगर कोई इंसान है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तो वो है तुम खुद। और जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद की बातें नहीं सुनोगे, तब तक हर रिश्ता अधूरा रहेगा। इसलिए मैंने शुरुआत की, खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनने की। मैं अब खुद से बातें करता हूं, बिना जज किए। जब गलती करता हूं तो डांटने के बजाय समझाता हूं। जब उदास होता हूं तो खुद को सीने से लगाता हूं, और जब खुश होता हूं तो खुद को धन्यवाद कहता हूं। अब मैं परफेक्ट नहीं बनने की कोशिश नहीं करता, मैं बस सच में मैं बनने की कोशिश करता हूं। वो मैं जो डरता है, जो सोचता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। हर सुबह जब मैं जागता हूं तो खुद से कहता हूं, आज हम फिर से शुरुआत करेंगे। और यही एक वादा है जो मुझे बार बार संभालता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दवा यही है, खुद के साथ रिश्ता बनाओ,
ऐसा रिश्ता जहां तुम सुनो भी, समझो भी और माफ भी करो। जहां तुम खुद के सबसे बड़े आलोचक नहीं, सबसे बड़े सहारा बनो। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक किताब है और तुम्हारा दिल उसका लेखक। अब वक्त है कि उस कहानी को तुम खुद लिखो, प्यार से, समझदारी से और सच्चाई से। तो दोस्तों, ये थी ट्रैप्ड इन ओवरथिंकिंग ब्रेक फ्री विद सेल्फ लव की एक ऐसी समरी जो किताब से ज्यादा हमारी आत्मा का आईना थी। हमने सीखा कि सोच हमारी ताकत भी बन सकती है, और अगर काबू से बाहर हो जाए तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। हर अध्याय में एक सच छुपा था, कभी भावनाओं को पहचानने का, कभी खुद से दोस्ती करने का, और कभी उस खामोशी को समझने का जो हर रात हमें सवालों में उलझा देती है। अगर इस समरी का कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू गया हो, तो आज एक वादा खुद से जरूर कीजिए कि आप अब खुद को अनसुना नहीं करेंगे, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस जाल में फंसे हैं, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे गहरा कौन सा अध्याय महसूस हुआ। हमारा चैनल फाइनेंस विद पवन सिर्फ पैसों की बातें नहीं करता, हम आपकी सोच, भावनाएं और आंतरिक मजबूती को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। तो अगर आप जीवन और निवेश दोनों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में बस यही कहूंगा, सोचना बंद मत करो, मगर खुद को सोचना मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम खुद को समझोगे, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो समरी में एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। ख्याल रखिए, और सबसे पहले खुद का।